और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। आज हम लोग फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो जिससे कि हर पेपर में हमारे कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारे आने वाली क्लास को मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले उस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अधिकतम परास जो होता है, ई मैक्स बराबर सूत्र क्या होता है, ई सी प्लस ई एम, जहाँ ई सी क्या है, वाहक तरंग का आयाम, ई एम क्या है, माडलित तरंग का आयाम। न्यूनतम परास क्या होता है, ई मिनिमम बराबर ई सी माइनस ई एम। तो फिर से मैंने बता दिया, ई सी क्या है आपका, वाहक तरंग का, ई सी क्या है आपका, जो ई सी है वो क्या है, ई सी है आपका वाहक तरंग का आयाम, और ई एम क्या है, माडलित तरंग का आयाम। ठीक। तो चलिए अगला सूत्र देखिए, मॉड्यूलेशन सूचकांक, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम ए से। किससे, एम ए से। ये बराबर किसके होता है, ई एम अपान ई सी के। या फिर इसका सूत्र और क्या बन जाता है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम बटे ई मैक्स प्लस ई मिनिमम। ठीक है। तो ये सारे सूत्र हैं जो कि मैंने एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं। चलिए देखिए आगे क्या है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ईएम क्या है, मॉड्यूलित सिग्नल की शिखर वोल्टता या इस आयाम, या फिर ईसी क्या है, वाहक तरंग का शिखर मान या फिर आयाम। तो लिम्डा बराबर आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा होगा, सी अपन न्यू। न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है। सी क्या है, प्रकाश की चाल, जो कि कांस्टेंट होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ कितनी, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसी तरीके से न्यू तो आपको पता है, तरंग दैर्ध्य भी पता है। लेमडा होता है एंटीना की ऊंचाई, तरंग की तरंग दैर्ध्य के 1/4 होनी चाहिए। जो अनुनादी एंटीना होता है, आप सभी लोगों को घर में देखा होगा, मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करी है। तो जिसमें अनुनादी एंटीना होता है, λ/4 होता है। उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, λ/4, मतलब तरंग दैर्ध्य का 1/4 होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है, 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंग के लिए एंटीना आवश्यक ऊंचाई कितनी होगी, एंटीना की आवश्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए लेमडा बराबर सी अपान न्यू से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 10⁸ सी की वैल्यू हो गई। और उसके बाद यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 × 10⁶, क्योंकि मेगा का कितना मान होता है, 10⁶ होता है। तो हल करेंगे इसको तो हट करके पूरा 10 आ जाएगा, 10/4। तो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, मतलब एंटीना की हाइट होनी चाहिए। जब उसको 30 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति की वाहक तरंगों के लिए एंटीना की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर। उसके बाद यहाँ पर वाहक तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर एंटीना की ऊंचाई घटती जाती है। अगर वाहक तरंग की आप लोग आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो एंटीना की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली घटती जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, अब दो एंटीने लगे हैं, उनके बीच की दूरी अगर आपको निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगी, या संदेश हम मान लीजिए कानपुर से फतेहपुर भेजना चाहते हैं, तो उनके बीच का वो देखना, डिस्टेंस अगर निकालना है तो वो किस सूत्र से निकलेगा, डी बराबर 2RH, जहाँ आर क्या है आपका, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.64 किलोमीटर होती है। ठीक है। एक संदेश भेजने में लगा टाइम क्या हो जाएगा, D/C, क्या हो जाएगा, D/C। सी क्या है, प्रकाश की चाल, डी क्या है, यही दूरी, उनके बीच की दूरी। ठीक है। उसके बाद क्या है, एरिया, मतलब पूरा एक टावर लगा है, कितने एरिया तक वो कवर करेगा, तो उसको किस सूत्र से निकालते हैं, πD²। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2πRH हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 2πRH हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए क्षेत्र विस्तार है। ये सारे सूत्र हैं मैंने दे रखे हैं, जो सवालों में हम लोग यूज करेंगे। देखिए अगला नोट है, उस पर देखिए, एंटीना की ऊंचाई तरंग दैर्ध्य की, हाँ चलिए ये तो मैंने करवा दिया है। देखिए ये यहाँ पर क्रांतिक आवृत्ति जो होती है, FC, उसको प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना होता है, 9n मैक्स, जहाँ n मैक्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है n मैक्स। ठीक है। तो क्रांतिक आवृत्ति आपसे पूछी जाएगी तो आप कौन सा सूत्र यूज करेंगे, FC बराबर 9n मैक्स, जहाँ पर अधिकतम घनत्व होता है आपका n मैक्स। उसके बाद द्विध्रुव एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है, अभी मैंने बताया, अनुनादी एंटीना कितनी होती है, λ/4 होती है। उसी तरीके से द्विध्रुव की कितनी होती है, λ/2 होती है। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। चलिए क्या कहाँ होता है, हमें सूत्र पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, अधिकतम दूरी, अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी जो होती है
सॉरी। तो देखिए वो क्या होती है, डी एम बराबर डी टी प्लस डी आर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 2r एच टी प्लस अंडर रूट 2r एच आर, जहाँ पर r पृथ्वी की त्रिज्या, ग्राही एंटीना से ऊंचाई एच आर और संप्रेषी एंटीना की ऊंचाई एच टी है। ठीक है। रिसीवर एच आर का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ रिसीवर। एच टी का मतलब ट्रांसफर जो करता है उसकी हाइट। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब सवालों को सॉल्व करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। देखिए उच्च आवृत्ति तरंगों पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप लोगों को बताना है कि जो उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं, जब उसमें हम लोग संदेश को एक तरीके से बिठा दिया जाता है, और उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, संदेश सिग्नल के अध्यारोपण का सिद्धांत उसे कहते हैं। लेकिन उस सिद्धांत को मेन कहते क्या है, संचरण कहा जाता है, मॉडुलन कहा जाता है, संसूचन कहा जाता है या अभिग्रहण कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो उच्च आवृत्तियाँ होती हैं, उच्च आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं, उन पर संदेश सिग्नल के अध्यारोपण के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलन कहा जाता है। आपका ए बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए और इसी में दूसरा नंबर है, सवाल देख लीजिए। एक संचरण निकाय के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, मतलब आपको एक पूरा सिस्टम बनाना है किसी चीज़ को संचरित करने की, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होगा ये आपको बताना है। प्रेसी, ग्राही, संचरण चैनल या फिर ये सभी। तो आप सभी को पता है कि एक प्रेसी होता है जो संदेश को क्या करता है, संचरित करता है, और एक ग्राही होता है जो क्या करता है, संदेश को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, एक प्रेसी होता है जो संदेश भेजता है, फिर संचरण होता है संदेश का चैनल के माध्यम से, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ग्राही होता है। जैसे आप मुझे ही ले लीजिए, मैं अपने मैं एक प्रेसी हूँ, क्योंकि मैं ये सारी जानकारी इस चैनल पे डाल रहा हूँ। तो संचरण चैनल भी हो गया, प्रेसी भी हो गया, और आप लोग ग्राही हैं जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो तीनों निकाय आवश्यक होते हैं ना किसी संचरण के निकाय के लिए, जो पूरा आवश्यक होता है ना, तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं संचरण निकाय के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के प्रसारण के लिए मॉडुलन है। ये बताना है कि रेडियो तरंग के प्रसारण के लिए मॉडुलन क्या होता है। आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, कला मॉडुलन या फिर ये सभी, ये आपको बताना है यहाँ पर। देखिए रेडियो तरंग के प्रसारण के लिए आयाम मॉडुलन आपका होता है। उसके बाद नीचे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, रेखीय एंटीना द्वारा विकिरण शक्ति तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है। जो विकिरण शक्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये आप लोगों को बताना है। मतलब जो पी होता है वो क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल लिम्डा के होगा, या फिर पी प्रोपोर्शनल लिम्डा स्क्वायर होगा, या फिर पी प्रोपोर्शनल 1/, लिम्डा स्क्वायर, या पी प्रोपोर्शनल 1/, लिम्डा की पावर 4 होगा। आपको ये बताना है यहाँ पर क्या होगा इसका। कोशिश करें सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लिम्डा प्रोपोर्शनल, ओ सॉरी, पी प्रोपोर्शनल 1/, लिम्डा स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो विकिरण शक्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, एक एंटीना एक अनुनादी परिपथ की भांति कार्य तभी करता है जब इसकी लंबाई लिम्डा कितना हो, तरंग दैर्ध्य के लिए कितना हो, बताइए। अभी मैंने बताया अनुनादी परिपथ में जो कार्य करता है उसके लिए कितना होता है, λ/4 होता है। ठीक है। क्या होता है, λ/4 होता है। और द्विध्रुव पे क्या होता है, λ/2 होता है। ठीक है। क्या होता है, λ/2 होता है द्विध्रुव पे। किस पे, द्विध्रुव पे। ठीक है। ऐसे अनुनादी पे क्या होता है, λ/4 होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, c/न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति। सी क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अब सवाल चालू होते हैं यहाँ से। है 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक द्विध्रुव एंटीने की लंबाई यहाँ पर बतानी है। याद रखिए यहाँ पर द्विध्रुव एंटीने की लंबाई पूछ रखा है इसने। तो सब लोग देखें इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया यहाँ पर 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है। क्या दे रखी है, न्यू दे रखी है। कितनी, 30 मेगाहर्ट्ज। इसको हम लिख 30 × 10⁶ हर्ट्ज लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए मेगाहर्ट्ज दे रखा है, यहाँ पर मान रखेंगे, सब सॉल्व करेंगे तो आपका लेम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब एल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है द्विध्रुव एंटीना का, एल लंबाई, एल बराबर λ/2। 10 रख देंगे मान तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। कितना आ जाएगा आपका, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5
मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 5 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है और आप सभी लोगों को पता है ज़्यादा टाइम होता नहीं है एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड के पेपर में, तो ज़्यादा बड़े सवाल नहीं देते, कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं या फिर इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस होते हैं जो सिंपल से होते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर जो है इतने ब्रॉड भी नहीं है जिससे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सिग्नल तथा वाहक तरंगों के आयाम क्रमशः 4 व 5 वोल्ट हों तो आयाम मॉडुलित तरंग के लिए मॉडुलन सूचकांक आपको कितना होगा ये बताना है। अभी इसीलिए मैंने सारे सूत्र आपको पहले बता दिए थे, आप उन सूत्र को एक बार देखिए फिर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर सिग्नल तथा वाहक तरंगों के आयाम दे रखे हैं, आपको यहाँ पर पूछा गया है आयाम मॉडुलित तरंग के लिए मॉडुलन सूचकांक एम ए पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। अच्छा एम ए पूछा गया है, एम ए क्या होगा? एम ए बराबर क्या होता है सूत्र आप सभी को पता है। तो चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। एम ए बराबर सूत्र क्या होता है? एम ए बराबर होता है ई एम अपान ई सी, जहाँ ई एम क्या है? मॉडुलित तरंग का आयाम है और ई सी क्या है? वाहक तरंग का आयाम है, ठीक है। तो अब वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिग्नल या मॉडुलित तरंग का आयाम कितना है? 4, वाहक तरंग के लिए आयाम कितना है? 5। रख दें यहाँ पर, रखें तो 4/5 गुणे 100, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज में है तो 100 कर देंगे। 5 दूनी 10, 20 चौक कितना हो जाएगा? 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 80% आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति की एक वाहक तरंग के लिए द्विध्रुव एंटीना की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आप लोगों को बताना है। चलिए कोशिश करें सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंग के लिए द्विध्रुव एंटीना की लंबाई बतानी है। मैंने अभी बताया द्विध्रुव एंटीना की लंबाई एल बराबर क्या होता है? λ/2। द्विध्रुव याद रखना, अगर सूत्र ना याद कर पाना तो याद रखना दुई लगा है, दुई का मतलब क्या होता है? 2, तो λ/2 हो जाएगा। अनुनादी पे λ/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखना। द्विध्रुव से याद रखना कि इसका सूत्र में क्या आएगा? λ/2 आएगा लंबाई इसकी, ठीक। दुई का मतलब 2 ही होता है। तो चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए द्विध्रुव एंटीना की लंबाई मैंने अभी बताई λ/2 होता है और λ बराबर सी अपान क्या होता है? न्यू होता है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सी की वैल्यू और इसकी कितनी भी है? 3 × 10⁸ हर्ट्ज। कैंसिल आउट कर जाएंगे, 1 मीटर मिल जाए, 1 मीटर λ की मान मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? एक जब पुट करेंगे 1/2 तो 0.50 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयाम मॉडुलित तरंग के लिए मॉडुलन सूचकांक कितना होता है? सदैव शून्य रहता है, 0 तथा 1 के बीच होता है, 1 तथा इनफाइनाइट के बीच होता है, सदैव इनफाइनाइट रहता है। आपको ये बताना है। कोशिश करें सभी लोग। देखिए तो इसका मैं सीधा सा आंसर बताता हूँ। आयाम मॉडुलित तरंग के लिए जो मॉडुलन सूचकांक होता है वो 0 तथा 1 के बीच रहता है। कितना? 0 तथा 1 के बीच रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आयाम मॉडुलित तरंग के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः 5 मिलीवोल्ट तथा 3 मिलीवोल्ट हैं तो मॉडुलन सूचकांक क्या होगा? मॉडुलेशन गुणांक या मॉडुलन सूचकांक एक ही चीज़ है, क्या होगा? यहाँ पर आपको दे रखा है अधिकतम तथा न्यूनतम आयाम दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। एम ए की मान मैंने अभी सारे सूत्र लिखा दिए हैं, उसी से रिलेटेड ये सारे सवाल हैं। यार एक चैप्टर में इतने से ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो इतने सारी चीज़ें आप तैयार कर लोगे तो चैप्टर अच्छा खासा तैयार, और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जब रिवीजन कराऊंगा तब करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? एम ए बराबर मैंने अभी बताया, एम ए बराबर क्या होता है? ई मैक्स माइनस ई मिनिमम बटे ई मैक्स प्लस ई मिनिमम। वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 25%। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50% मॉडुलेशन होने पर यदि एक वाहक तरंग का अधिकतम आयाम 100 मिलीवोल्ट है तब इसका न्यूनतम आयाम कितना होगा? अभी जिस सूत्र से मैंने सॉल्व कराया उसी सूत्र से ये भी लगेगा। कोशिश करें सभी लोग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे बिना टाइम वेस्ट करें, हम देखते हैं। अभी मैंने ये सूत्र आप लोगों को बता दिया
क्या होता है, एम ए बराबर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम बटे, अब बताने की ज़रूरत नहीं, एम ए की वैल्यू 50% है। अब 50% की आपको अगर वैल्यू पता हो क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर 1/2 पुट किया, ई मैक्स की वैल्यू 100 है माइनस ई मिनिमम 100 प्लस ई मिनिमम। अब इसको अगर हम गुणा करा दें इधर तो 100 प्लस ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2 मिनिमम। ये इधर उठ के चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 मिनिमम, ये इधर 100 सॉल्व करते हैं तो 33.3 मिली वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ए नंबर 33.3 मिली वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है आयाम मॉडलित वोल्टेज ई का मान, ई बराबर 150 ब्रैकेट के अंदर 1 + 0.5 कास 3250 टी, कास 5 इंटू 10⁵ टी से दिया जाता है। तो आपको गणना करनी, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालना है। एक तो मॉडुलन सूचकांक निकालना है, दूसरा मॉडुलन आवृत्ति, तीसरा वाहक आवृत्ति, चौथा वाहक आयाम। क्या क्या निकालना है इसमें आपको, मैं यहाँ पर आपको एम ए भी निकालना है, एम ए, तीसरा एफ सी, मॉडुलन है तो एफ एम पहले निकालना है, फिर एफ सी निकालना है। देखिए जगह नहीं तो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा सवाल में दे रखा हमने उसको नोट डाउन किया यहाँ पर। उसके बाद एक इनका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ई बराबर ई सी 1 + एम ए कास ओमेगा एम टी कास ओमेगा सी टी। तो देखिए हमारा अगर इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो एम ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि पहले नंबर पे मॉडुलन सूचकांक हमें निकालना 0.5। 0.5 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 100, अगर हटाएंगे दशमलव नीचे कट जाएगा तो 50% हो जाएगा। तो पहले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50%। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में हमें एफ एम निकालना है। देखिए अब मॉडुलन आवृत्ति एफ एम बराबर क्या होगा, ओमेगा एम बटे 2 पाई। जब इसमें रखेंगे तो ओमेगा एम की वैल्यू क्या दे रखी है, 3250 बटे 2 गुणे पाई की मान कितना होता है, 3.14। सॉल्व करते हैं कितना आता है, 517.5 हर्ट्ज। ये आप लोग सवाल सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, सवाल सॉल्व जरूर करिएगा घर पे। ये वाला आपका राइट आंसर हो। दूसरे पे एफ सी निकालना है अब ना, वाहक तरंग की आवृत्ति जो होती है। देख लें एफ सी बराबर क्या होगा, ओमेगा सी बटे 2 पाई। सीधी सी मान 5 × 10⁵ सॉल्व करते हैं तो 79.6 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो अगर उसको चेंज करते हैं तो किलो हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगले पे क्या निकालना है हमें, अगले पे हमें निकालना है ईसी की मान, डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है 150 वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका 150 वोल्ट। तो आप इस सवाल को ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, इसमें कई सारी चीज़ें मैंने एक साथ निकलवाई हुई हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और तैयारी पे अपने कंटिन्यू रहें साथियों, क्योंकि एयरफोर्स रैली भर्ती गजब का पेपर, उसके बाद बहुत सारे पेपर हैं। धन्यवाद।